नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान का जन्म जो है अन्य विषयों और विधाओं की तरह पाश्चात्य प्रवृत्ति के ही अनुसार जन्म हुआ है और 1786 ईस्वी में भाषा विज्ञान का जन्म और संस्कृत भाषा की प्रेरणा से हुआ है और भारत में ही हुआ है। किंतु भाषा विज्ञान के जन्मदाता पिता या जनक सर विलियम जोन्स कहे जाते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान में तुलनात्मक भाषा विज्ञान अर्थात आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान के जन्मदाता रास्क, ग्रीम और बॉप तीनों को संयुक्त रूप से माना जाता है, किंतु इन तीनों में बॉप को ही प्रमुखता दी जाती है और बॉप की 1833 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक तुलनात्मक व्याकरण को ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान की पहली पुस्तक माना जाता है। आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक फ्रेंच बॉप को कहा जाता है और सम्मिलित अथवा संयुक्त श्रेय देना हो तो रास्क और ग्रीम को भी बॉप के साथ गिना जाता है। आधुनिक संरचनात्मक भाषा विज्ञान का पिता जन्मदाता या जनक सस्यूर को कहा जाता है और सस्यूर की मुख्य रूप से जो स्थापनाएं हैं उनमें लांग और पारोल है, जिसे क्रमशः लॉन्ग को भाषा व्यवस्था और पारोल को भाषा व्यवहार कहा गया है। सस्यूर की दृष्टि में पारोल ही भाषा का व्यावहारिक रूप है और मूर्त रूप है। लांग भाषा का सैद्धांतिक रूप है और अमूर्त रूप है। सस्यूर ने जीवित और बोलचाल की भाषा को ही भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। जीवित और बोलचाल की भाषा को ही सस्यूर ने भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने यह भी बताया है
कि भाषा विज्ञान दो ही प्रकार का है। समकालिक भाषा विज्ञान, जिसे समकालिक भाषा विज्ञान, एककालिक भाषा विज्ञान या समकालिक भाषा विज्ञान या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का जो भाषा विज्ञान है वह ऐतिहासिक भाषा विज्ञान है, जिसको सस्यूर ने डायक्रॉनिक कहा है और इसे अन्य भाषा विज्ञानी जो है कालक्रमिक भाषा विज्ञान कहते हैं, बहुकालिक भाषा विज्ञान भी कहते हैं। बहुकालिक भाषा विज्ञान को डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स और कालक्रमिक भाषा विज्ञान को क्रोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। यह हमने अब तक देखा है, समझा है। एककालिक भाषा विज्ञान या समकालिक भाषा विज्ञान समकालिक भाषा विज्ञान या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, मेरा आग्रह इतना ही है कि कोई भी अध्ययन हो काल के सापेक्ष किया जाता है, किसी न किसी काल के संदर्भ में किया जाता है, तो वह अध्ययन काल सापेक्ष होने के कारण, काल के संदर्भ में होने के कारण ऐतिहासिक अध्ययन ही कहा जाएगा। समकालिक अध्ययन को, एककालिक अध्ययन को इतिहास से परे, इतिहास के बाहर, इतिहास बाह्य नहीं माना जा सकता है। यह स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह की आशंका नहीं है। यह ध्यान में रखना है। और एक दृष्टि से यह देखिए कि आज जो है कोई भाषा विज्ञानी किसी क्षेत्र की भाषा पर समकालिक अध्ययन करता है, सिंक्रोनिक स्टडी करता है, तो अभी के संदर्भ में तो वह समकालिक अध्ययन हो गया भाषा का, लेकिन 20 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद यह समकालिक अध्ययन क्या हो जाएगा? अतीत का विषय हो जाएगा, भूत का विषय हो जाएगा, भूतकालिक अध्ययन हो जाएगा, अतीतकालिक अध्ययन हो जाएगा। और तब इसको क्या कहा जाएगा? 50 वर्ष के बाद भी उसको समकालिक अध्ययन नहीं कहा जा सकता। यह है सस्यूर का आग्रह, यह है कि जीवित और बोलचाल की भाषा ही भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीवित और बोलचाल की भाषा का अध्ययन जो है वह जब भी किया जाएगा वह समकालिक अध्ययन ही होगा, सिंक्रोनिक स्टडी ही वह होगी। यह ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद का अध्ययन आने वाले समय में फिर वह भी समकालिक अध्ययन होगा, लेकिन उसके पहले का जितना सारा अध्ययन होगा वह ऐतिहासिक अध्ययन होगा। यह बात जो है
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी भाषा विज्ञान शीर्षक पुस्तक में स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि संसार में बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जो केवल बोलचाल और व्यवहार के ही रूप में जीवित हैं। उन भाषाओं का कोई लिखित रूप प्राप्त नहीं होता है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक बात उन्होंने यह कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इनमें भी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका लिखित रूप जो है बहुत कम दिनों का है, बहुत ही थोड़े दिनों का, बहुत ही प्राचीन लिखित रूप उस भाषा का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में तो समकालिक अध्ययन ही समीचीन प्रतीत होता है। जब भाषा का कोई लिखित रूप ही नहीं है, भाषा का कोई अतीत जो है अभिलेख ही, अतीतकालीन अभिलेख ही उपलब्ध नहीं है, कोई सामग्री ही भूतकालीन नहीं उपलब्ध है, तो कैसे उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जा सकता है? तो इस दृष्टि से यह बात महत्वपूर्ण लगती है। और भाषा विज्ञान के संदर्भ में कई भ्रम हैं, कई उलझने हैं। कहते हैं, सस्यूर को ही लीजिए, कहते हैं कि जीवित और बोलचाल की भाषा ही भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फिर क्या कहते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से ही भाषा विज्ञान का अध्ययन जो है वह महत्वपूर्ण है, और उसमें इंगितों और संकेतों आदि का, हाव भाव का कोई स्थान नहीं है। तो भाषा विज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, यह ध्यान में रखना है। भाषा विज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, केवल उच्चारण करें। और फिर देखिए दूसरी दुविधा क्या है कि उसमें बलाघात का भी अध्ययन करते हैं, सुर लहर या अनुतान इंटोनेशन का भी अध्ययन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यह अध्ययन क्यों करते हैं, है ना? तो ये देखना पड़ेगा। भारत में इस तरह का अध्ययन नहीं हुआ है, भाषा के एक एक पक्ष का अध्ययन हुआ है। यह ध्यान में रखना है। तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जो है अभी भी भारतीय भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से बहुत पीछे है, बहुत आगे बढ़ा हुआ क्या समकक्ष भी नहीं है। यह ध्यान में रखना है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वह भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक। और बिहारी की सतसई जो है वह भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से भी, जब हम उसमें इंगितों को, संकेतों को, हाव भाव को, सात्विक भाव को, वेशभूषा को, सबको परिगणित करेंगे। और देखिए जब कोई बनने संवरने लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगता है, तो देखिए उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो ऐसे ही नहीं कोई अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो यह समझना आवश्यक है
यह मैंने बताया। भाषा विज्ञान तभी पूर्ण हो सकता है जब भाषा का संपूर्णता से अध्ययन किया जाएगा और उसमें संकेतों को भी, इंगितों को भी और अनेक प्रकार की चेष्टाओं का उसमें सम्मिलन किया जाएगा। यह ध्यान में रखना है। बात यह करनी है कि एक कालिक अध्ययन और बहुकालिक अध्ययन, सब ऐतिहासिक अध्ययन ही हैं, और एक कालिक अध्ययन और बहुकालिक अध्ययन अगर यूनिट सेम हो, वर्ष में ही एक कालिक अध्ययन को भी लें और बहुकालिक अध्ययन को भी लें, और मात्रा भी समान हो, यह ध्यान में रखना है। बिना गणित के, बिना तर्क के, दोनों को सम्मिलित करके ही कोई बात स्पष्ट की जा सकती। यदि मात्रक, मीटर स्केल, यूनिट समान हो और फिर मात्रा भी, क्वांटिटी भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में बहुकालिक अध्ययन जो है एक कालिक अध्ययन का ही बहुगुणित रूप होगा, मल्टीप्लाइड फॉर्म होगा। यह समझ रखने की बात है। ये मैंने बताया। अब यह नहीं बताया कि जैसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, वह सबसे बड़ी भुजा होती। और हम यह भी जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजा मिलकर तीसरी से बड़ी होती है, तो कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योग जो है वह कर्ण की लंबाई के योग से अधिक हो जाएगा। तो यह है। लेकिन यहाँ हम समझेंगे एक कालिक अध्ययन में 50 वर्ष का समय कि कोई लेता है। एक कालिक अध्ययन में, समकालिक अध्ययन में 50 वर्ष का समय लेता, और बहुकालिक अध्ययन में पहला अध्ययन जो है 8 वर्ष का लेता है, दूसरा अध्ययन 13 वर्षों का लेता है और तीसरा अध्ययन 20 वर्षों का लेता है। तो देखिए ये तीनों मिलकर के 41 वर्ष ही होते हैं, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा चिन्ह लग गया है, ये बड़ा का चिन्ह होगा कि 50 वर्ष जो है 41 वर्ष से क्या है, बड़ा है। यह ध्यान में रखना। लेकिन अगर बहुकालिक अध्ययन, जैसे यह भी अध्ययन ये वर्ष में हो, मैंने बताया कि यूनिट सेम हो, मात्रक सेम हो, मीटर स्केल सेम हो, और मात्रा भी सेम हो। यह अध्ययन भी 50 वर्ष का हो, यह अध्ययन भी 50 वर्ष का हो, और यह अध्ययन भी 50 वर्ष का हो, तब फिर क्या हो जाएगा कि ये 150 वर्ष हुआ, और ये क्या हो जाएगा 50 वर्ष और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 150 वर्ष। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुकालिक अध्ययन है। अध्ययन है किसी भाषा का, और यह एक कालिक अध्ययन है।
तो यह बहुकालिक अध्ययन है, क्योंकि 3 कालखंडों में किसी भाषा का अध्ययन हुआ है और मीटर स्केल समान है, मात्रक समान है, यूनिट समान है, वर्ष में है, और मात्रा भी समान है, 50 संख्या भी समान है, 50 वर्ष 50 वर्ष 50 वर्ष, तो तीनों 150 वर्ष। और एक कालिक अध्ययन किसी भाषा का वह 50 वर्ष में किया गया, 50 वर्ष का अध्ययन। तो एक कालिक अध्ययन 50 वर्ष गुना 3 तो 150 वर्ष। तो एक कालिक अध्ययन का जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म ही बहुकालिक अध्ययन। यह ध्यान में रखना है कि बहुकालिक अध्ययन एक कालिक अध्ययन का ही बहुगुणित रूप है। मल्टीप्लाइड फॉर्म आप समझते हैं, लेकिन बहुगुणित, मल्टीप्लाइड की हिंदी हुई शुद्ध हिंदी, बहुगुणित और फॉर्म रूप। तो बहुकालिक अध्ययन क्या है? एक कालिक अध्ययन का ही बहुगुणित रूप है। और कह सकते हैं कि यह वर्धित रूप भी है, बढ़ा हुआ रूप ही है, घटा हुआ रूप नहीं होगा अगर ये स्थितियां समान रहती। और जैसा कि पहला उदाहरण बताया, एक कालिक अध्ययन 8 वर्ष का और ये 12 वर्ष का और ये 20 वर्ष का, तो ये तो 50 वर्ष जो है ये तीनों मिलके 40 वर्ष ही होते हैं। तो ये वर्धित रूप नहीं न हुआ, यह तो घटित रूप हो गया, न्यून रूप हो गया। तो ये समझना है, इस तरह से थोड़ा सा अनेक दृष्टिकोणों से समझने की आवश्यकता है। और एक बात यह कहनी है कि ऐतिहासिक अध्ययन किसी भी भाषा का वह क्या करता है कि काल के सापेक्ष या काल के संदर्भ में, काल के सापेक्ष या काल के संदर्भ में, चाहे वह कालखंड कहेंगे, कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, इससे अंतर तो पड़ता है, लेकिन हम ले सकते हैं अध्ययन के लिए। तो किसका किसका अध्ययन करता है? ऐतिहासिक भाषा विज्ञान काल के सापेक्ष या कालखंड के, किसी कालखंड के संदर्भ में। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान जो है किसी कालखंड के संदर्भ में, किसी कालखंड के सापेक्ष, किसी स्थान या क्षेत्र की भाषा का, यानी भाषा विशेष का। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान किसी कालखंड के सापेक्ष, किसी कालखंड के संदर्भ में, किसी स्थान या क्षेत्र की भाषा के स्वरूप का अध्ययन करता है, लक्षण का अध्ययन करता है, प्रकृति का अध्ययन करता है या विशेषताओं का अध्ययन करता है। ये सभी समानार्थी हैं या नेचर का अध्ययन करता है, ये बताया पहली बात। और दूसरी बात कि तात्विक अध्ययन करता है, तत्वों का अध्ययन करता है। और तत्व बता दिए हैं मैंने, भाषा के तत्व या भाषा के अंग। ध्वनि है, शब्द है, रूप या पद है, वाक्य है और अर्थ है। तो इन सब का अध्ययन करता है काल के संदर्भ में। फिर क्या? संरचना का अध्ययन करता है। अब संरचना में वाक्य का पैटर्न भी आता है
और काल भी आता है, काल टेंस, और शब्द भेद भी आता है, लिंग वचन कारक पुरुष विभक्ति आदि सब कुछ संरचना में सम्मिलित हो जाते हैं। तो संरचना का अध्ययन करता है। और किस प्रकार का अध्ययन करता है भाषा विज्ञान? तो विकास परक अध्ययन करता है, विकास परक अध्ययन करता है, या कहिए कि परिवर्तनों को दर्शाता है कि किस प्रकार जो है स्वरूप का विकास होता जा रहा है, भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होता जा रहा है, किसी भाषा की ध्वनि में या शब्द में, रूप या पद में, वाक्य में, अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है या विकास होता जा रहा है, संरचना में किस प्रकार परिवर्तन होता जा रहा है या विकास होता जा रहा है। तो इस विकास परक अध्ययन क्या करता है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान करता है। यह ध्यान में रखना। और एक सामान्य बात और भी बताने की आवश्यकता है कि इतिहास, शुद्ध इतिहास भी हम पढ़ते तो उसमें कोई घटना है, वह कार्य है, और उस कार्य का विश्लेषण करने के साथ साथ उसके कारण को भी बताना अनिवार्य हो जाता है। कारण कार्य संबंध को बताना अनिवार्य हो जाता है, और इस संबंध को बता दिया तो यही व्याख्या हो गई, यही वैज्ञानिक व्याख्या हो गई। इतिहास की वैज्ञानिकता इसी में है कि कोई घटना का जो है समुचित कारण जो है, किसी कार्य का समुचित कारण जो है उसमें उल्लिखित हो, उसका उल्लेख हो। तो भाषा में कोई परिवर्तन क्यों हुआ, तो ये कारण, परिवर्तन तो कार्य है, विकास तो कार्य है, लेकिन वह क्यों हुआ इस कारण को बताना आवश्यक। और कैसे हुआ यह भी, कब हुआ, कब, इतिहास है तो कब का तो सबसे पहले प्रश्न आता है। कहाँ हुआ, नहीं तो स्थान क्षेत्र को जो जोड़ते हैं तो कहाँ। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान प्रस्तुत करता है, उसका वर्णन करता है, उसका विवेचन करता है, उसका विश्लेषण करता है। यह है। अब देखिए कि काल के आधार पर किसी भाषा का जो है विश्लेषण हमें प्राप्त है। तो फिर प्रारंभिक काल और पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में हम देखेंगे ध्वनि की स्थिति को। तो परवर्ती काल और क्या कहते हैं, और पूर्ववर्ती काल ध्वनि को देखेंगे, या शब्द, रूप, पद, वाक्य, कुछ अर्थ, संरचना, ये देखेंगे। तो हमें जो है एक तुलनात्मक दृष्टि स्वयमेव प्राप्त हो जाएगी कि नहीं, ध्वनि की स्थिति वह थी, उसका उच्चारण यह था, अब जाकर ध्वनि इस रूप में लिखी जाती है, इसका उच्चारण यह हो गया। तो ये बताया कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म भी ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के ही गर्भ से हुआ है। और वर्णनात्मक भाषा विज्ञान तो बताया ही है कि सभी भाषा विज्ञानों का मूल है और आधार है, यह बताया है। तो यह ध्यान में रखना है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। और एक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान इतिहास को जो कहेंगे, समकालिक अध्ययन भी
आगे चल कर के वह अतीत का अध्ययन हो जाएगा और वह भी ऐतिहासिक अध्ययन ही हो जाएगा। यह ध्यान में रखना है। और ऐतिहासिक अध्ययन के भी कई विभाग किए जा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं किए जा सकते। तो जैसे उसमें है कि प्रागैतिहासिक भाषा विज्ञान, हाँ, जिस समय का इतिहास नहीं लिखित रूप में या अभिलेख के रूप में या कि नहीं मिलती है सामग्री, तो उसके पहले का भाषा विज्ञान जो है प्रागैतिहासिक भाषा विज्ञान। इतिहास के पहले का भाषा विज्ञान प्रागैतिहासिक भाषा विज्ञान। और फिर जाकर के प्राचीन भाषा विज्ञान और फिर जाकर के मध्यकालीन भाषा विज्ञान और फिर आधुनिक भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को मैंने भावी करके संक्षेप में लिखा है, आप लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। शिक्षक के लिखने का तरीका कुछ और होता है। और जब मैं भी विद्यार्थी था तो विद्यार्थी की तरह लिखता था। मेरे गुरुदेव जो हैं वो बोलते जाते थे और ऐसे ऐसे करते जाते थे, तो हम लोग इसी को समझते थे कि गुरुदेव ने यहाँ यह बात कही है, यहाँ यह बात कही है, यहाँ यह बात कही है। तो और बहुत ही जीनियस गुरुदेव, कोई सामान्य गुरुदेव नहीं थे, यह मैं बता रहा हूँ। और आते थे वर्ग में तो कहते थे यह वर्ग दशम है, अब आप शक्तिनाथ झा से गणित पढ़ेंगे। और तब फिर वह शुरू करते थे या स्वयं शुरू होते। तो यह उनकी चिर परिचित शैली थी। और इस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो यही ऐसे ही पढ़ाते थे, सिंबॉलिक रूप में पढ़ाते थे। लेकिन मैं तो बहुत लिखता हूँ। और यह है, तो यह हमने देखा है। और भी विभाग किए जा सकते हैं। आजकल तो विशेषज्ञता का युग है, तो उसमें जैसे कि भारतेंदु युग है, तो उस समय की हिंदी का स्वरूप या उस समय की हिंदी के तत्व या उस समय की हिंदी की संरचना या उस समय हिंदी का विकास जो है रीतिकालीन युग से किस रूप में दृष्टिगोचर होता है, तो यह सब किया जा सकता है। ये शुद्ध इतिहास की पुस्तकें भी एक एक विषय पर और एक एक छोटे छोटे काल पर आधारित लिखी गई हैं पुस्तकें। तो उसी तरह से भाषा विज्ञान को भी इतिहास की दृष्टि से इसी प्रकार समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।